Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. Today we are starting our next lecture for quadratic that is related to theory of equation. So basically कहें तो theory of equation है क्या? It is an extension of quadratic. ठीक है? क्वाड्रेटिक में क्या था कि हम सेकेंड डिग्री टर्म्स की केवल बात करते थे, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन था वो, और यहाँ पे हम उससे हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस की बात करेंगे। जैसे मैंने ऑलरेडी इस तरीके की चीज लिख रखी है यहाँ पे कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ nth डिग्री a naught x raised to power n plus a1 x raised to power n minus 1 अप टू इसी तरीके से an x raised to power 0। ठीक है ना बात? लीडिंग कोफिशिएंट x की पावर n का कोफिशिएंट वही लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा, और उसको मैंने बोला है a naught। और इस इक्वेशन के ऑफ कोर्स मतलब अगर कहा जाए कुछ रियल हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं, बट रूट्स तो कितने होंगे? रूट्स तो n ही होंगे। ठीक है, रूट्स हमारे कम ज्यादा नहीं हो सकते, रूट्स हमारे n ही होंगे, और वो n रूट्स मैंने लिख दिए हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 अप टू अल्फा n। में भी सम ऑफ देम आर रियल, सम ऑफ देम में भी इमेजिनरी। ठीक है, लेकिन जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? जब हमारे कोफिशिएंट्स a0, a1, a2, an सभी कोफिशिएंट्स कैसे हैं? रियल नंबर्स हैं, और ऑफ कोर्स लीडिंग कोफिशिएंट हमारा नॉन जीरो है। इस केस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में। आप कहो कि थ्योरी ऑफ इक्वेशन कहो या फिर कह लो हायर डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशंस, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो। तो जो इसमें हम चीजें पढ़ने वाले हैं वो भी क्या है, तो बिल्कुल जैसा क्वाड्रेटिक में आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक के लिए कुछ रूल्स वगैरह आपने डिफाइन किए, थोड़ा सा उसी को एक्सटेंड किया गया है हायर डिग्री के टर्म्स में। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट है, बस क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग अगर हम सोचें तो उसी के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये पूरी थियरी निकल करके आ जाएगी। थोड़े बहुत चीजें हमें इसमें एक्स्ट्रा पढ़नी है। ठीक है, तो आसान सा टॉपिक है, बिल्कुल इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है, आसानी से इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और बहुत हेल्पफुल भी है। ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है तुम्हारा अलजेब्रा का टॉपिक स्टार्टिंग का, और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो खास करके बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। जब हम सुना होगा कई लोगों ने शायद लोकस वगैरह से रिलेटेड, तो लोकस वगैरह के क्वेश्चंस में ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है, ये सभी को आना ही चाहिए। ठीक है, इसमें कोई आपके पास ऐसा नहीं है कि कोई रीजन हो खास समझने का, कोई खास दिक्कत आए, बिल्कुल नहीं, बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, तो हम अगर आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा है तो आपको याद होगा कि मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे। पॉइंट्स कैसे थे? जैसे मान लीजिए हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उसके रूट्स अल्फा और बीटा है। मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आपने क्या लिखा था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी रिटन एज, ऐसा बोलते थे आप, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये बोलते थे। मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने लिए थे कि हमने कहा था कि मान लीजिए अगर कोई एक ही टर्म हर एक रूट के साथ प्रेजेंट हो तो वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करने में, जैसे x की जगह 25 रख दिया, x की जगह 5 रख दिया, ऐसे केसेस में काफी ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी के करस्पॉन्डिंग उसी का एक्सटेंशन यहां पे भी लिखा जा सकता है। यहां पे भी हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1, a2 x रेज टू पावर n माइनस 2, और अप टू इसी तरीके से an x रेज टू पावर 0, x रेज टू पावर 0 कहो या फिर ना भी लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x की पावर 0 मतलब क्या, 1, और इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखा जा सकता है? बिल्कुल इसी के करस्पॉन्डिंग आप लीडिंग कोफिशिएंट एज इट इज लिख दो। यहां a0 था तो आपने लिख दिया लीडिंग कोफिशिएंट को एज इट इज, और उसके बाद सारे फैक्टर्स को इसी तरीके से लिखते जाओ, सारे रूट्स को इसी तरीके से लिखते जाओ। जैसे यहां इसके रूट्स अल्फा और बीटा थे तो हमने क्या लिखा था? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। उसी तरीके से यहां पे इसके रूट्स क्या क्या है? x माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस अल्फा 2, और इसी तरीके से हमारा लास्ट ब्रैकेट में x माइनस अल्फा n तक की चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1 अप टू an कैन बी रिटन एज लीडिंग कोफिशिएंट एज इट इज लिखा, और उसके बाद सारे रूट्स हमने लिख लिए फैक्टर्स के फॉर्म में। x माइनस, भाई अल्फा 1 अगर रूट है तो x माइनस अल्फा 1 विल बी अ फैक्टर, x माइनस अल्फा 2 विल बी अ फैक्टर, और सिमिलरली x माइनस अल्फा n विल आल्सो बी अ फैक्टर। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल इक्वेशन था, जिसको लिखने का एक और तरीका ऐसा भी है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है जो आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा था, सिंपली बस उसी चीज को आप थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात। अच्छा,
आपने इसको जब पढ़ा था तो आपने क्या किया था, नेक्स्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करके आपने निकाल दिया था कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, कोफिशिएंट्स आपने कंपेयर किए थे, है ना। तो सेम चीज अगर हम यहां पे भी चाहें तो वो भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके का आएगा, ठीक है, अपन क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखने वाले हैं, और इधर तो हमारे पास सारी टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। और चूंकि फिर से जैसे क्वाड्रेटिक में हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर का जो इधर कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट इधर होना चाहिए, जो एक्स का कोफिशिएंट इधर है वही कोफिशिएंट इधर होना चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म इधर है वही कांस्टेंट टर्म इधर भी होनी चाहिए। सेम उसी लॉजिक पे हम यहां पे भी बात करने वाले हैं, यहां पे भी हम यही कहने वाले हैं कि जो हमारा एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट इधर है वही इधर भी आना चाहिए, जो एक एक्स की पावर एन माइनस 2 का यहां पे है कोफिशिएंट वही इधर भी आना चाहिए। इस तरीके की बात हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा, मैं मल्टीप्लिकेशन में नहीं जा रहा क्योंकि ऑफ कोर्स एन टर्म्स है, आप इस तरीके का केस सोच सकते हो। आप क्या करो कि x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, 3 टर्म्स ले लो और देखो, फिर 4 टर्म्स ले लो, देखो कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है मल्टीप्लिकेशन में, और उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट लिखोगे, ठीक है। तो जो मल्टीप्लिकेशन आता है और उसका जो रिजल्ट बनता है, मैं उसके करस्पॉन्डिंग आगे बात करने वाला हूं। ये पूरा मल्टीप्लिकेशन मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। आप चाहे तो कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, ऐसी कोई खास बात नहीं है। आपको कुछ चीजें इसमें से शो करा देता हूं, जैसे देखिए आप x कितनी बार लिखा हुआ है, n ब्रैकेट्स में है, तो x की पावर n एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। a नॉट के साथ क्या आएगा, x की पावर n आ जाएगा माइनस, अब देखो क्या आएगा आगे, नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, x का अगर मैं कोफिशिएंट खोजूं तो x का कोफिशिएंट खोजने का तरीका क्या होगा, एक बार वो सुन लीजिए आप मुझसे। x का कोफिशिएंट खोजने का तरीका ये होगा कि एक ब्रैकेट से मैं x निकालूंगा, एक ब्रैकेट से x निकालूंगा, और बाकी n-1 जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, सॉरी हमें x का कोफिशिएंट नहीं, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट चाहिए, यहां हमने xn लिखा है ना, तो नेक्स्ट हमें n-1 का कोफिशिएंट चाहिए। तो x की पावर n-1 का कोफिशिएंट क्या होगा, आप देख सकते हो, अगर इस ब्रैकेट से मैं कांस्टेंट लूं अल्फा 1 और बाकी हर ब्रैकेट से मैं x का यूज करूं, समझ सकते हो क्या, कि x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स यहां तक किया, x की पावर n-1 हो गया, और इंटू अल्फा 1 इसमें से ले लिया, मल्टीप्लिकेशन होगा ना, जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये सारी टर्म्स भी तो एक बार मल्टीप्लाई होंगी, x x x अप टू x की पावर n-1 मान लिया, और इंटू इस ब्रैकेट से ले लिया अल्फा 1, अगली बार इससे ले लिया अल्फा 2, और बाकी हर एक ब्रैकेट से ले लिया हमने x, ठीक है। तो इससे भी तो क्या होगा, x की पावर n-1 की टर्म जनरेट होगी, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो इसमें कोई खास बात नहीं है, आप स्किप कर सकते हो, कोई खास दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। x की पावर n है, माइनस आगे क्या करेंगे, x की पावर n-1 आएगा, और उसके कोफिशिएंट के तौर पे यहां पे बनेगा आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ये चीजें थोड़ी और क्लेरिफाई हो पाएंगे, जिनको अभी दिक्कत हुई है उनको जब क्वाड्रेटिक बाइनोमियल पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू कहां तक आ जाएगा, अल्फा n तक, ठीक है। x रेज टू पावर n माइनस x रेज टू पावर n-1, और उसके साथ में हमारे पास ये टर्म बन गई। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आने वाली है, नेक्स्ट टर्म हम कह सकते हैं कि x की पावर n-2 का जो कोफिशिएंट आता है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अब बिल्कुल उसी के करस्पॉन्डिंग है, आप चाहो तो पैटर्न ही पकड़ लो तब भी चीजें समझ में आ जाए। जैसे अभी मैंने कहा कि एक ब्रैकेट से कांस्टेंट लो, बाकी हर ब्रैकेट से x लो, तो n-1 का कोफिशिएंट आएगा। फिर इसके बाद आप दो ब्रैकेट से आप कांस्टेंट लो और बाकी हर एक ब्रैकेट से x लो। तो आप सोचो, दो ब्रैकेट से कांस्टेंट उठाया, मान लो आपने इससे उठाया, तो माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। x की पावर n-2 आ गया, और बाकी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा अल्फा 1 अल्फा 2, दो ब्रैकेट से कांस्टेंट उठा रहे हो तो माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 का मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही कभी आपने माइनस अल्फा 2 और माइनस अल्फा 3 उठाया होगा तो अल्फा 2 अल्फा 3, इस तरीके से दो के जितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं लास्ट तक आएंगे, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो आप स्किप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है कि ये सारे टर्म्स कैसे आ रहे हैं। ट्राई करो समझने का, अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं। और x की पावर n-3, ऐसे ही सोचो क्या आएगा, x की पावर n-3 का मतलब क्या होगा, आप सोचो, तीन ब्रैकेट से आपको क्या लेना है, तीन ब्रैकेट से आपको लेना है कांस्टेंट्स, और बाकी हर एक ब्रैकेट से x लेना है। तो सोचो आप माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 3 आपने मान लीजिए लिया, तो मल्टीप्लीकेशन क्या बना, निगेटिव बनाना, ठीक है।
x की पावर n माइनस 3 आएगा और साथ में उन तीनों कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन होगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर ऐसे ही कभी आए होंगे अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, ऐसे करके जितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे सारे आएंगे। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं सोचना है कि हमें अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 ले लिया तो अल्फा 2 अल्फा 4 अल्फा 5 नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव होंगे। आप तो क्या कह रहे हो, कोई भी 3 ब्रैकेट से आपने कांस्टेंट उठाना है तो कोई भी 3 ब्रैकेट से आप उठा लो, आपका मन आप 1 से उठा लो, 9 से उठा लो और n से उठा लो, वो भी एक टर्म बनाएगा और उस केस में यहाँ पे 1 9 और n आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारे पास आगे बढ़ता जाएगा। आगे लास्ट में क्या टर्म आएगी, अगर हम इसी तरीके का सीक्वेंस आगे फॉलो करते रहे तो हमारे पास लास्ट में टर्म आएगी क्या, हम क्या चाहेंगे लास्ट में, x की पावर 0 का कोफिशिएंट। तो x की पावर 0 का मतलब किसी भी ब्रैकेट से x ना उठाओ, सारे ब्रैकेट से क्या उठा लो, कांस्टेंट्स। ठीक है, और आपके कांस्टेंट्स क्या है, माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अप टू माइनस अल्फा 1 सॉरी माइनस अल्फा n। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपका -1 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा और साथ में क्या है अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n। ये पूरी चीज आपकी बन करके आ जाएगी यहां पे। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन था जिसको आपने इस तरीके के फॉर्म में लिखा और इसको पहले आपने एक्सपेंड करके लिख दिया कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या आने वाला है। ठीक, अच्छा अभी ये इतना पार्ट में अगर दिक्कत हुआ है कोई बात नहीं, आप चाहो तो एक बार रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, अगर फिर भी बात नहीं समझ में आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगला पार्ट अपना इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आगे क्या बात करने वाले हैं, आगे अपन यहीं पे देख लेते हैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, हमने पहले ही कहा था कि हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे और कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स क्या बनने वाला है, आप देखिए यहां पे x की पावर n का कोफिशिएंट a0 है, यहां पे भी क्या है a0 है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब यहां पे देखें x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट यहां पे क्या लिखा है, a0 माइनस a0 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा n, और इधर क्या लिखा हुआ है आपका a1। सो ये कितना हो गया, माइनस a0 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अप टू अल्फा n। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, a1 के बराबर। ठीक है, तो आपको यहां से क्या पता चला कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अप टू अल्फा n, मतलब ये क्या था आपका, ये तो सम ऑफ रूट्स होगा। सम ऑफ रूट्स आपका कितना निकल करके आ गया, माइनस a1 बाई a0, जो कि क्या है, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, सम ऑफ रूट्स, ये आपका इतने के बराबर हो गया। ये पार्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है, माइनस a1 बाई a0, मतलब क्या क्या याद रखना है आपको, यहां x की पावर n है, एक स्टेप नीचे उतरना है आपको, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट ऊपर में, नीचे में क्या है x की पावर n का कोफिशिएंट और आगे एक माइनस साइन। ठीक है, ऊपर में क्या है x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट, नीचे में क्या है x की पावर n का कोफिशिएंट, आगे एक माइनस साइन। बस ये हो जाएगा आपका किसी भी डिग्री के लिए सम ऑफ रूट्स। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये रूट्स वगैरह रियल वगैरह होने चाहिए, तब हम ये सारी बातें कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक, सम ऑफ रूट्स के बाद नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप क्या इस तरीके की थ्योरी डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हो कि x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट हमारे पास a0 आएगा और इनटू ये पूरी टर्म आएगी, x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या बनेगा, प्लस के साथ a0 इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 और इस तरीके के टर्म्स। तो नेक्स्ट हमने कंपेयर किया कि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या निकल करके आने वाला है, यहां से आप कह लो नेक्स्ट आपके पास आने वाला था a0 अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3, कभी ऐसा भी रहा होगा, मैं क्लियर भी कर देता हूं कि अल्फा 3 अल्फा 5, कभी ऐसा रहा होगा अल्फा 5 अल्फा 1, है ना, इस तरीके की सारी टर्म्स यहां पे रही होंगी। ठीक है, सारे दो के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यहां पे होंगे, दो चीजें जितनी भी पॉसिबल हो, 1n भी पॉसिबल होगा, n-1 भी पॉसिबल होगा, सारे कॉम्बिनेशन यहां पे लिखे होंगे। और ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके बराबर आ रहा है, a0 इंटू ये पूरा कॉम्बिनेशन किसके बराबर आ रहा है, x की पावर n-2 का कोफिशिएंट दैट इज a2। तो इसलिए हमारे पास ये रिजल्ट क्या निकल करके आया, इसको अपन कहें शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, समेशन ओवर अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसा बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है, पेयर वाइज, मतलब ऐसे टर्म लिखता हूं मैं, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये पूरी टर्म की वैल्यू कितनी हो गई, a2 अपॉन a0। तो ये आपके पास आ गया a2 अपॉन a0। ठीक है, a2 अपॉन a0 का मतलब क्या हुआ, कैसे याद रखेंगे आप इसको,
पिछली बार आप क्या कर रहे थे, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट ऊपर रख रहे थे, इस बार आप क्या करिए, x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट बाहर रख लीजिए, ठीक है, मतलब ऊपर रख लीजिए न्यूमरेटर में। a2 है ना ये, x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट, डिवीजन में आपको क्या रखना है, x की पावर n का कोफिशिएंट। ये हमारा हो जाएगा सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हमने अभी तक सम लिखा है और सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट लिखा है। सम ऑफ ऑल द रूट्स, दिस इज सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स विच इज a2 by a0। पैटर्न आप इसमें आइडेंटिफाई करने का ट्राई कीजिएगा कि आगे हम और भी इससे रिलेटेड रिजल्ट्स लिख सकते हैं, उनको भी अपन ऑब्जर्व करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये पेयर वाइज प्रोडक्ट्स के बाद हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन में आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा x की पावर n माइनस 3 का कोफिशिएंट। x की पावर n माइनस 3 के कोफिशिएंट्स को अगर कंपेयर किया जाए तो देखिए इस साइड में क्या लिखा है, इस साइड में हमारे पास रहा होगा a3, x की पावर n माइनस 3 का कोफिशिएंट क्या रहा होगा, a3 रहा होगा। और यहां पे क्या है तो वो हम देख लेते हैं। यहां पे आपका कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है, a0 इंटू माइनस साइन तो है ही, और साथ में अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ठीक है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इस तरीके के टर्म्स लिखे हुए हैं। कभी यहाँ पे अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 भी रहेगा, कभी आपका, फिर से मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 के सारे पॉसिबल पेयर्स लिखने हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमें कॉन्जिक्यूटिव लिखना है, नहीं, दो के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखने हैं। वैसे यहां पे भी क्या करना है आपको, 3 के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, कभी ऐसा आएगा आपके पास अल्फा 3 अल्फा 1 अल्फा 7, है ना, इस तरीके की सारी टर्म्स पॉसिबल जो हैं वो सारी टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी और उनका सम कितना होगा, ठीक है, माइनस a0, ये पूरी टर्म क्या थी, x की पावर n माइनस 3 का कोफिशिएंट थी। इधर क्या है, x की पावर n माइनस 3 का कोफिशिएंट a3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अब इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 लिखा है, वैसे ही यहाँ पे आप लिख दो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे, लैंग्वेज के फॉर्म में आप लिख लेना खुद से, सम ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, टेकिंग 3 एट अ टाइम। ये क्या था, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम को या फिर पेयर वाइज को। तो ये रिजल्ट क्या है आपका, ये रिजल्ट आपका आ गया माइनस a3 अपॉन a0, ये बन गया। इसमें आपने क्या किया, आप फिर से वही चीज ऑब्जर्व करें कि जब हम सिंगल अल्फा, अब थोड़ा सा पैटर्न यहां पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, सिंगल अल्फा जब हम यूज कर रहे थे तो हमारे पास क्या आता था, अपन x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट देखते थे, डिवीजन में x की पावर n का कोफिशिएंट लगा देते थे और आगे क्या करते थे, माइनस साइन, ठीक है। ये माइनस वाला चीज अभी हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, क्योंकि आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि माइनस फिर प्लस फिर माइनस और अगला फिर से क्या रहेगा, प्लस। तो अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव चलता जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। क्या चीज मेनली हमें याद रखनी है वो देखिए, सिंगल अल्फा जब लेते थे तो हमें x की पावर n माइनस 1 के कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट आती थी, ठीक है। जब दो अल्फा लेने शुरू किए, समेशन ओवर अल्फा 1 अल्फा 2, तो आप देखो यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट आई है, x की पावर n माइनस 2 के कोफिशिएंट की, ठीक है। 2 अल्फा x की पावर n माइनस 2, सिंगल अल्फा x की पावर n माइनस 1, यहां पे 3 अल्फा लिए तो यहां पे क्या आ गया, x की पावर n माइनस 3 का कोफिशिएंट, ठीक है। और डिवीजन में देखो हर बार वही रह रहा है, हर बार लीडिंग कोफिशिएंट a0 ही रह रहा है, हर बार लीडिंग कोफिशिएंट a0 हर बार डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और अल्टरनेट हमारा नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अगली बार फिर से क्या होगा, ऐसे ही पॉजिटिव हो जाएगा, ये सीक्वेंस चलता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टेकिंग 3 एट अ टाइम वाला रिजल्ट हो गया। और इसी तरीके से अगर हम इसी प्रोसेस को एक्सटेंड करें, आप 4 एट अ टाइम निकाल सकते हो। चलो मैं 4 एट अ टाइम में निकालने की कोशिश करता हूं। 4 एट अ टाइम में क्या होगा, 4 एट अ टाइम में आपके पास आएगा x की पावर n माइनस 4, किसके साथ, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, यहां पे प्लस साइन होगा ना, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस रहेगा। तो x की पावर n माइनस 4 के कोफिशिएंट के तौर पे क्या आएगा, a0, ठीक है, a0 इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, इस तरीके की टर्म्स होंगी, ठीक है। तो मैं उनको क्लब करके समेशन ही लिख देता हूं, समेशन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, कितना आएगा ये। तो इधर हम क्या कर रहे थे, x की पावर n माइनस 4 का कोफिशिएंट निकाल रहे थे, ठीक है। तो इधर भी हमें x की पावर n माइनस 4 का कोफिशिएंट देखना होगा, वो कितना आएगा, प्लस a4। दैट मींस कि समेशन ओवर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 विल बी इक्वल टू a4 बाई a0।
ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस बार भी, ठीक है। और इसी चीज को हम फर्दर एक्सटेंड करें जो हमारे काफी काम आने वाला है, जैसे हमने सम ऑफ रूट्स कह लिया, काम की चीजें इसमें क्या क्या है आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, मतलब पैटर्न आप याद कर लीजिए, बाकी और तो सब ठीक ही है। क्या करना था आपको, जब हमें सिंगल सिंगल अल्फा चाहिए था तो एक स्टेप नीचे जाना है, मतलब एक स्टेप नीचे जाने का मतलब क्या हुआ, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट ढूंढना है, ठीक है। उसको न्यूमरेटर में डाल देना है, माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। अगर आप इसको याद रख लें इतनी सी बात, तो आगे का पैटर्न आप खुद डेवलप कर सकते हैं। आगे के पैटर्न में क्या होगा, नेक्स्ट जब दो अल्फा यूज करेंगे तो 2 स्टेप नीचे जाएंगे, 2 स्टेप नीचे जाने का मतलब है x की पावर n-2 का कोफिशिएंट आप खोजेंगे। फिर इसी तरीके से 3 अल्फा अगर जाना है तो आप क्या करेंगे, x की पावर n-3 का कोफिशिएंट, और 4 अल्फा लिए तो x की पावर n-4 का कोफिशिएंट आपने देखा। डिनोमिनेटर हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट ही रहेगा, माइनस प्लस ये हम अल्टरनेट लगाते जाएंगे। लास्ट में आप सोचो कि अगर इसी तरीके की सीक्वेंस 4 5 5 की सीक्वेंस फॉलो करते जाएं तो लास्ट में हमारे पास ये टर्म आएगी, ठीक है। और ये टर्म क्या कहलाएगी, अगर हम इसी चीज को यहां पे लिख लेते हैं कि अगर मैं कांस्टेंट टर्म कंपेयर करूं, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का कांस्टेंट टर्म कंपेयर करूं, तो मेरे पास इधर क्या है, a0 इंटू -1 रेज टू पावर n, और साथ में है हमारे पास α1 α2 अप टू αn, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इधर an के बराबर है, कांस्टेंट टर्म an के बराबर है। तो α1 α2 α3 अप टू αn इज इक्वल टू कितना हुआ, ये आपके पास क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n अपॉन a0, ठीक है, और -1 की पावर n। समझ सकते हो क्या, -1 की पावर n। आप इसको चाहो ऐसे समझ सकते हो, ज्यादा आसान पड़ेगा कई लोगों के लिए, कई लोग समझ भी गए होंगे अभी बात को। यहां पे आपके पास -1 की पावर n, इतना तो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, आपको लिख लेते हैं इसको, -1 की पावर n a0, इतना तो आपको दिख रहा है। तो ऊपर 1 मैं मानता हूं, an इंटू 1, उस 1 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूं ना, उसको ऐसे तो लिखा जा सकता है -1 की पावर 2n, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, -1 रेज टू पावर n an अपॉन a0, ठीक है। तो α1 α2 α3 अप टू αn विल बी इक्वल टू -1 रेज टू पावर n an अपॉन a0। मतलब इस बार हमें n के n अल्फा चाहिए थे एक साथ, ठीक है। पहले सिंगल अल्फा, डबल अल्फा, 3 अल्फा, 4 अल्फा, इसके बाद यहां पे n के n अल्फा चाहिए थे, तो हमें n स्टेप नीचे जाना पड़ेगा। और n स्टेप नीचे जाने का मतलब क्या हुआ भाई, n में से n सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है वो हम ऊपर रख दें, और डिनोमिनेटर में हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट तो रहता ही है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव लगाना ही है, और उसी को बैलेंस करने के लिए यहां पे क्या लग गया है, -1 की पावर n, ठीक है। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो हमें यूज करना पड़ेगा वो इसके अकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगा, -1 की पावर n। ये क्या हो गया, ये सारे रूट्स थे और इन्हीं का प्रोडक्ट लिखा गया था, तो ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो ये हमारी थियरी है जो कि मेनली आपको याद रखनी है, किससे, पैटर्न बना करके, ठीक है। कि जब आप सिंगल अल्फा, डबल अल्फा, ट्रिपल अल्फा, कितना भी अल्फा पूछा जाए उतने स्टेप नीचे चले जाओ, ठीक है। मतलब x की पावर, अगर हम 3 स्टेप नीचे जाने का मतलब क्या है, x की पावर n-3 का कोफिशिएंट खोजना। 5 स्टेप्स नीचे जाने का मतलब क्या है, x की पावर n-5 का कोफिशिएंट खोजना। डिनोमिनेटर में आपको क्या लगाना है, डिनोमिनेटर में आपको लगाना है लीडिंग कोफिशिएंट, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन को फॉलो करते जाना है, स्टार्टिंग विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हमारी थियरी रही। अब इससे हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, है ना, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट की किसी हायर डिग्री के लिए, ठीक है। अब थोड़ी सी और थियरी इसी हायर डिग्री टर्म से रिलेटेड अपन और देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फिर से हम कुछ क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को एक्सटेंड करते हैं। ये भी क्या था, एक तरीके से क्वाड्रेटिक वाले पार्ट का ही एक्सटेंशन था। अगर आप n=2 का इसमें से केस ले लो तो आपको वही सारे रिजल्ट्स मिलेंगे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के, ठीक है। ऑफ कोर्स पेयर वाइज प्रोडक्ट जैसी कोई चीज होगी नहीं, क्योंकि पेयर वाइज प्रोडक्ट एक ही बनेगा, वो होगा अल्फा इंटू बीटा, और वो कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर ही आ जाएगा, ठीक है। 3 के लिए तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 3 रूट्स ही नहीं एग्जिस्ट करते, तो ऐसा नहीं हम कर सकते वहां पे कि समेशन अल्फा बीटा गामा, इस तरीके की चीज वहां पे यूज नहीं की जा सकती है, ठीक है। अच्छा, खैर अपन ये पूरे पोर्शन को आगे बढ़ाते हैं, थियरी ऑफ इक्वेशंस को। नेक्स्ट थियरी ऑफ इक्वेशन का पॉइंट क्या है, जो आपने क्वाड्रेटिक में भी एक पढ़ रखा था। क्वाड्रेटिक में आपको ये चीज बोली गई थी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक जैसा दिखने वाला एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक जैसा दिखने वाला एक्सप्रेशन है जिसको
तीन डिस्टिंक्ट एक्स सेटिस्फाई करते हैं। बोला गया था आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशन को तीन डिस्टिंक्ट एक्स, मान लीजिए अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा, तीनों मान लीजिए सेटिस्फाई करते हैं। तो ये कब पॉसिबल होता है? जबकि ये क्या रहा हो, आइडेंटिटी रही हो, ये क्वाड्रेटिक ना रहा हो। ऐसा बोलते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर तीन रूट सेटिस्फाई कर रहे हो, तीन डिस्टिंक्ट रूट सेटिस्फाई कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रही होगी, वो क्या रही होगी, आइडेंटिटी रही होगी। और आइडेंटिटी रहने का मतलब क्या हो जाता था कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, सारे कोफिशिएंट्स 0 के बराबर होते थे। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो वापस से एक बार आइडेंटिटी के पेज पलट लो, ठीक है। आइडेंटिटी वाला टॉपिक जो हमने कर रखा है उसका एक बार को पेज पलट लो, ठीक है। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए हमने कहा, क्वाड्रेटिक के लिए कहा कि क्वाड्रेटिक को अगर 2 से ज्यादा रूट सेटिस्फाई कर गए तो दिक्कत हो जाएगी। तब तो वो क्वाड्रेटिक जैसा दिख तो रहा है लेकिन वो एक्चुअली क्वाड्रेटिक नहीं रहा होगा। सेम उसी के करस्पॉन्डिंग आप कह लीजिए कि अगर हमारे पास a0 x रेज टू पावर n प्लस a1 x रेज टू पावर n माइनस 1, a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 और अप टू इसी तरीके से an x रेज टू पावर 0 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को जैसे यहां 2 था तो 3 लोग सेटिस्फाई कर दिए तो दिक्कत हो गई। अगर 3 भी कर दिए, 4 भी कर देंगे तब भी दिक्कत ही रहेगी, 5 भी कर देंगे तब भी दिक्कत ही रहेगी। तो वैसे मतलब 2 से ज्यादा कितने भी इसको सेटिस्फाई कर दिए तो ये आइडेंटिटी बन जाती थी। वैसे ही यहां पे भी है, इसके कितने रूट्स होने चाहिए थे, n रूट्स होने चाहिए थे। अब अगर मान लीजिए इसके n+1 रूट्स आपको पता चल जाते हैं कि n+1 डिस्टिंक्ट x ऐसे हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब फिर ये दिख तो रहा है लेकिन ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा गया, जैसे यहां 2 थे, यहां पे सेकंड डिग्री इक्वेशन था, 2 रूट एग्जिस्ट करने चाहिए थे, 2 से ज्यादा एग्जिस्ट कर गए तो ये आइडेंटिटी बन गई। बात समझ में आई? वैसे ही यहां पे आप कहें तो यहां पे आप क्या बोलेंगे, यहां पे आप बोलेंगे कि यहां पे n डिग्री का इक्वेशन था, n रूट्स एग्जिस्ट करने चाहिए थे, n से ज्यादा एग्जिस्ट कर गए तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि इसके रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू मान लीजिए आपको अल्फा n+1 तक मिल ही गए, मतलब आपने n+1 रूट्स ढूंढ निकाले कि वो n+1 डिस्टिंक्ट रूट्स कौन से हैं, ठीक है, आपने वो पता चल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो इसी बात को मैं कह रहा हूं कि इफ n+1 डिस्टिंक्ट रूट्स या फिर n+1 डिस्टिंक्ट x सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, ठीक है, इस इक्वेशन को, ठीक है, सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, देन अच्छा n+1 कहने का मतलब यह है कि n+1 भी रहे तब भी चलेगा, n+1 से ज्यादा रहे तब भी चलेगा, ठीक है। आप बल्कि यहां पे थोड़ा सा लिख भी लो, इफ एटलीस्ट n+1। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि अगर मैं कहूं कि भाई 3 तो सेटिस्फाई करते थे तो आइडेंटिटी बन जाएगा और 4 सेटिस्फाई करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं बनेगा, 4 सेटिस्फाई करेंगे तब भी ये चीज आइडेंटिटी बन गई ना, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे कि इफ एटलीस्ट n+1 डिस्टिंक्ट x सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, देन, ठीक है, n+1 चीजें अगर इसको सेटिस्फाई करती हैं देन दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। तो फिर ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है आपकी बात। और आइडेंटिटी को अगर रिप्रेजेंट करता है तो उसका मतलब क्या होता था क्वाड्रेटिक में कि जो कोफिशिएंट्स हैं a b c वो सभी क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। यहां पे भी सेम बात, यहां पे भी वही चीज है कि a0 a1 a2 ये सभी कोफिशिएंट्स, ठीक है, लास्ट में an सभी क्या रहे होंगे, 0 के बराबर रहे होंगे। तो बिल्कुल जो क्वाड्रेटिक की बात थी वही बात यहां पे भी है, वहां 2 था तो हम 3 पे बोलते थे, यहां n है तो हम कितने पे बोलेंगे, n+1 रूट्स पे बोलेंगे। अगर n+1 रूट्स मिल गए तो फिर दिस इज एन आइडेंटिटी, ठीक है। फिर आगे की कुछ और बात कर लेते हैं, ठीक है, ये भी काम की बात है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कई बार इसका यूज आएगा आगे। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं फिर से बिल्कुल क्वाड्रेटिक के करस्पॉन्डिंग। हमने पहले ही कहा कि ये सारी बातें हम कब डिस्कस कर रहे हैं, पूरी थ्योरी कब डिस्कस कर रहे हैं, जब a0 a1 a2 an ये सभी कैसे थे, हमारे रियल नंबर्स थे, इसकी ही बात की गई थी। तो इस बात के लिए हम एक और चीज बोलते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक के लिए बोला कि अगर हमारे पास इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो इमेजिनरी रूट्स कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे।
इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा हमने बोला था। तो सेम चीज यहां पे भी है, यहां पे भी इमेजिनरी रूट्स अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड कि ये सभी जो कोफिशिएंट्स थे वो कैसे थे, रियल थे। तो अगर हम ये लिखें कि इफ a0, a1, a2 दीज आर ऑल रियल, ठीक है, ये सभी कैसे है, रियल है, देन इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट किया, ऐसा जरूरी नहीं है कि इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट करे ही, लेकिन देन इफ एग्जिस्ट imaginary roots will appear in conjugate pairs। अगर imaginary roots possible है तो उनको conjugate pair में ही appear होना पड़ेगा। ये बात quadratic के लिए भी सही थी, ये बात nth degree polynomial के लिए भी उतनी ही सही है, ठीक है। ये चीज कहां पे प्रूव करेंगे, तो ये चीज आपकी प्रूव हो जाएगी जाकर के कॉम्प्लेक्स नंबर में। अभी इसकी बात में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको याद रखिए, ठीक है, कि जैसे क्वाड्रेटिक के लिए हमने बोला कि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही किसी भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल के लिए भी यही बात ट्रू है, ठीक है। ऑफ कोर्स जो कंडीशन क्वाड्रेटिक में थी वही कंडीशन यहां भी है, वहां पे भी कोफिशिएंट्स कैसे होने चाहिए थे, रियल, एबीसी को रियल होना चाहिए था, यहां पे भी सारे कोफिशिएंट्स को कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है। अब इस बात को जैसे ही आपने लिखा, एक बात आपकी और क्लियर हो जानी चाहिए कि नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स इन एनी nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन विल ऑलवेज बी इवन। क्या कह रहा हूं, पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। क्या है, नंबर ऑफ imaginary roots, number of imaginary roots in nth degree, ठीक है, in nth degree polynomial equation, in nth degree polynomial equation, number of imaginary roots in nth degree polynomial equation are, वर्ब की गलती हुई, इज ऑलवेज रियल, ठीक है। कितने इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, सॉरी रियल नहीं यार, इज ऑलवेज इवन, ठीक है, इज ऑलवेज इवन। नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स इन nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन इज ऑलवेज इवन। nth डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन में हमारे पास नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स हमेशा इवन होंगे। थोड़ा समझ ही सकते हो कि क्यों, क्योंकि अभी हमने कहा कि अगर ऐसा है a1, a0, a1 ये सभी कैसे हैं, रियल हैं, ठीक है। ये बात भी यहां पे फिर से मैं लिख दे रहा हूं, a0, a1, a2 ये सभी कैसे हैं, रियल हैं। तो कॉन्जुगेट पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर किसी चीज का पेयर एग्जिस्ट करेगा तो टोटल कितना होगा, इवन ही होगा ना भाई। अगर 1 + 2 आयोटा एक रूट है तो 1 - 2 आयोटा को रूट होना ही पड़ेगा। 1 + 3 आयोटा रूट है तो 1 - 3 आयोटा भी रूट रहा ही होगा। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स कैसे रहे होंगे, वहां पे इवन ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात हमने कही है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि 3rd डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटिक के लिए ही स्टार्ट करते हैं। चलो क्वाड्रेटिक में आपने क्या बोला, क्वाड्रेटिक में आपने बोला कि 2nd डिग्री का इक्वेशन होता है, और 2nd डिग्री इक्वेशन में अब हम क्या यहां से स्टेट करेंगे, इस चीज के अकॉर्डिंग हम ये बोलेंगे कि या तो 0 रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए क्योंकि वो एक इवन नंबर है, या तो 2 रूट्स इमेजिनरी होने चाहिए क्योंकि वो एक इवन नंबर है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि एक रूट इमेजिनरी हो? तो ये थियरी भी यही सजेस्ट करती है कि एक रूट एग्जैक्टली इमेजिनरी है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक रूट एग्जैक्टली इमेजिनरी है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये तो ये थ्योरी स्टेट करती है, बाकी इतना क्वाड्रेटिक तो पढ़ ही लिए हो, उसके तो तुम्हें बताया ही गया है कि ऑफ कोर्स 2 रियल रूट्स या तो एक भी रियल रूट नहीं होता है, ठीक है। क्यूबिक की बात करते हैं। क्यूबिक में सोचो क्या होगा, क्यूबिक में आपके पास क्या चांसेस हैं, या तो 0 रूट हो क्यूबिक के, या तो 1 रूट हो, मतलब रियल की बात कर रहा हूं। क्यूबिक के टोटल रूट्स तो 3 ही होंगे हमेशा, उनमें से कितने रियल होंगे, हो सकते हैं, कितने इमेजिनरी हो सकते हैं, इसकी बात करनी है आपको, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है वो मैं यहां पे समझा देता हूं। एग्जांपल के तौर पे अगर एक क्यूबिक है, ठीक है, फॉर अ क्यूबिक, अगर एक क्यूबिक है तो उसके 3 रूट्स एग्जिस्ट कर सकते थे। उन 3 रूट्स में से हमने कहा कि ऐसा हो सकता है कि एग्जैक्टली आपका एक रूट रियल हो, 1 रियल रूट हो। क्यों? क्योंकि ये उसके पॉसिबिलिटी दे देगा किस चीज की, 2 इमेजिनरी रूट्स की।
एग्जैक्टली एक रियल रूट है तो दो बाकी इमेजिनरी हो गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये थ्योरी सजेस्ट करती है ऐसा पॉसिबल होगा, है ना। दो इमेजिनरी रूट्स, इवन नंबर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होंगे, हो सकते हैं। इसी तरीके से तीन रियल रूट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सजेस्ट करता है कि यहां पे हमारे पास 0 इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरी अप्रूव करती है कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, 0 भी क्या है, एक इवन नंबर है, उसको तो क्या चाहिए, इमेजिनरी रूट्स कितने थे वो इवन थे, उसको बस इतना चाहिए। रियल रूट्स कुछ भी आए उसको फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या चाहिए, उसे ओवरऑल ये चाहिए कि इमेजिनरी रूट हमारे पास 0 है, सॉरी मतलब इवन है या नहीं है, इमेजिनरी रूट हमारे पास इवन है या नहीं है, बस इतनी रिक्वायरमेंट है इस थ्योरी की बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां से ये बोल सकते हैं क्या कि क्यूबिक का एक भी रियल रूट नहीं था। आपको सोचो, क्यूबिक का एक भी रियल रूट नहीं था, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि अगर 0 रियल रूट होंगे क्यूबिक के तो 3 रूट्स को इमेजिनरी होना पड़ेगा। टोटल तो 3 ही है ना, 3 में से कुछ रियल है कुछ इमेजिनरी है। अगर आपने कहा कि 0 रियल रूट क्यूबिक के, तो इसका मतलब 3 इमेजिनरी रूट्स, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 इमेजिनरी रूट्स तो हो ही नहीं सकते। तो ऑफ कोर्स इसका मतलब क्यूबिक के लिए कहा जाए तो एटलीस्ट एक रियल रूट तो हमें रखना ही पड़ेगा। बस यही दो पॉसिबिलिटीज है ना, आप खुद से सोचो। और कुछ हो सकता है क्या? कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 2 रियल रूट और एक इमेजिनरी हो जाए? ऐसा थोड़ी ना होगा। 2 रियल रूट एक इमेजिनरी, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं दिख रही है, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। ठीक है, अब आप सोचो 4th डिग्री के लिए आप बात कर लेते हैं। चलिए 4th डिग्री का भी देख लेते हैं यहीं पे। 4th डिग्री के लिए आप समझो क्या होगा। 4th वाले में आपके पास क्या केस हो सकता है? अगर मैं कहूं 0 रियल रूट तो आप क्या सोचोगे? अच्छा 4 इमेजिनरी कह रहे हो क्या? ठीक है, आप यही सोचोगे ना, 0 रियल रूट। तो आप क्या सोचोगे? आपको रियल के बारे में नहीं सोचना, आपको सोचना है इमेजिनरी के बारे में। मैंने कहा 4 डिग्री इक्वेशन है, 0 रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो आपने क्या क्वेश्चन किया खुद से कि 4th डिग्री इक्वेशन है, 0 रियल रूट्स हैं, तो आप 4 इमेजिनरी रूट्स के बारे में सोच रहे हो क्या? इस थियरी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अगर इस थियरी को दिक्कत नहीं है तो पॉसिबल है, हो सकता है कि 4th डिग्री जो इक्वेशन है उसमें 0 रियल रूट्स हो। फिर मैंने कहा कि मैं कहता हूं कि 4 डिग्री रियल जो था 4th डिग्री इक्वेशन, उसका एक रियल रूट एग्जिस्ट करता था। तो आप क्या सोचोगे? अच्छा इसका मतलब 3 इमेजिनरी रूट, 3 इमेजिनरी रूट तो 3 तो ऑड नंबर है, इस थ्योरी को दिक्कत हो गई। तो आप क्या कहोगे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मतलब 1 वाला केस नहीं हो सकता। यहां पे आप 1 नहीं लिखोगे कि 0 रियल रूट्स तो ठीक थे, 1 रियल रूट नहीं हो सकता। फिर आपसे कहा गया कि अच्छा 2 रियल रूट्स, तो 2 रियल रूट से आप क्या सोचोगे? फिर से 2 इमेजिनरी रूट्स, 2 इमेजिनरी रूट्स, इस थियरी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 2 कैसा था, इवन नंबर था। तो इसका मतलब 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिर आपने कहा कि भाई 3 रियल रूट्स, आप सोचोगे एक इमेजिनरी थोड़ी ना होगा, क्योंकि एक तो कैसा है, ऑड नंबर है, तो इसका मतलब हम 3 रियल रूट्स भी नहीं कह सकते। इसी तरीके से हम कहें कि 4 इमेजिनरी रूट्स, सॉरी या 4 रियल रूट्स, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो ना 0 इमेजिनरी, ठीक है, और 0 कैसा होता है, इवन नंबर होता है। तो 4th डिग्री इक्वेशन के लिए अगर हम कहें तो आइदर 0 रियल रूट्स होंगे, या तो 2 रियल रूट होगा, या तो 4 रियल रूट होगा। 3rd डिग्री इक्वेशन के लिए आपने क्या कहा? 3rd डिग्री इक्वेशन के लिए कम से कम एक रियल रूट होना ही पड़ेगा। आप खुद से सोच के आगे भी डिसाइड कर सकते हो, ये बात थोड़ा सा सोच लो कि कोई भी ऑड डिग्री हो, हमेशा एक रियल रूट तो उसको रखना ही पड़ेगा। कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो, उसको हमेशा एक रियल रूट तो रखना ही पड़ेगा, अगर सारे कोफिशिएंट्स कैसे हैं, रियल है। आप सोच लो ना, 3rd के लिए आप सोच ही चुके हो, 5th डिग्री की इक्वेशन के लिए आप सोच लो। 5th डिग्री इक्वेशन में भी क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 0 रियल रूट हो और 5 इमेजिनरी हो? 5 इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि 5 कैसा है, ऑड नंबर है। इसीलिए हम कह रहे हैं, आगे का एक और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लिख लो, क्या कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल will have at least one real root, ठीक है। और डिग्री पॉलिनोमियल का कम से कम एक रियल रूट हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ऑफ कोर्स ये सारी बातें कब की गई हैं, जब सारे कोफिशिएंट्स कैसे थे, रियल थे, ठीक है। तो यहां पे ये वाला हमारे पास कहें कि थ्योरी का जो पोर्शन था वो यहां पे एंड हो रहा है। अब अपन स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस।
तो देखिए आपके पास पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, खुद से ट्राई कीजिए। आपके पास सारे फॉर्मूले पता है, रूट्स और कोफिशिएंट्स के रिलेशन सारे पता ही हैं आपको, और उस बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, बेसिक्स आपको बिल्कुल फॉर्मूले यूज करने हैं। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इन चारों पार्ट्स को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, सोल्यूशन। तो फर्स्ट पार्ट में देखें आपके क्या पूछा जा रहा है, आपको पूछा गया अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर का सम। खैर कुछ भी लिखने के पहले हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि रूट्स और मतलब रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो हमने क्या कहा था कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और उसकी वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक स्टेप नीचे जाना होगा। मतलब अगर ये एक्स क्यूब है तो हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना होगा, ऊपर लगाएंगे उसे क्या -7। ये हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट लिखा। नीचे आप क्या लगाएंगे, नीचे लगाएंगे आप लीडिंग कोफिशिएंट। और क्या करते हैं आप यहां पे ओवरऑल आप माइनस साइन एक लगा देते थे ना, -a1/a0 ये था ना आंसर, तो -a1/a0 आपके पास ऐसा कुछ आ गया 7 के बराबर। फिर आप आगे बढ़े, आपने कहा कि पेयर वाइज प्रोडक्ट कितना आएगा, तो उसको ऐसा लिखते थे अपन समेशन, मान लीजिए अल्फा बीटा है ना। तो पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम कितना आ रहा है, तो पेयर वाइज प्रोडक्ट्स के सम के लिए आप क्या करोगे, 2 स्टेप नीचे जाओगे। 2 स्टेप नीचे जाने का मतलब क्या होगा, 2 स्टेप नीचे गए मतलब एक्स क्यूब ये था, आपको किसका कोफिशिएंट खोजना होगा, x की पावर 1 का। x की पावर 1 का कोफिशिएंट कितना आएगा 5, नीचे लीडिंग कोफिशिएंट, और इस बार पिछली बार माइनस लगाया था, इस बार हम माइनस नहीं लगाएंगे, एज इट इज रखेंगे, और इस बार क्या हो जाएगा 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पेयर वाइज के बाद क्या बचेगा, अब 3 ही रूट्स हैं तो बस यही बचेगा अल्फा बीटा गामा सिंगल टर्म। ठीक है, इसको प्रोडक्ट आप कह लो, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, इसमें इस तरीके का तो कोई टर्म नहीं होगा ना, 3 को एक साथ ले लिया, सम ऑफ प्रोडक्ट्स टेकिंग 3 एट अ टाइम, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ पे। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या करना होगा, अब इस बार 3 लिए हैं हमने टर्म्स, तो 3 स्टेप नीचे जाना है। मतलब एक्स क्यूब है तो 3 स्टेप नीचे मतलब 0, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट मतलब कि कांस्टेंट टर्म, और वो कांस्टेंट टर्म कितना है -11। लीडिंग कोफिशिएंट तो आप यहाँ पे लगा ही देते हैं। ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट आप यहां पे लगा ही देते हो, और आगे क्या रखते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी कहो तो आप क्या रखते थे -1 की पावर n। तो -1 की पावर n कितना है, कितने टर्म्स है यहाँ पे, मतलब सॉरी किस डिग्री का पॉलिनोमियल है यहाँ पे, 3 डिग्री का है ना। तो माइनस माइनस ये मिलके कितने हो गए, प्लस हो गए। तो हमारे पास ये तीनों इंफॉर्मेशन सबसे पहले आ गई कि कोफिशिएंट और रूट्स में क्या रिलेशन है। अब इसके बाद बात कर रहे हैं हम अपने क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखें क्या करना होगा, सभी को पता है भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, बस यही तो पूछा जा रहा था, रख दो उठा करके। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 7 स्क्वायर -2 टाइम्स, इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो 49 - 10 = 39, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब, इसका क्या करना है। तो आप देखो इसके फैक्टर्स तो आपने लिखे थे, इस बार क्या लिखा था कि अल्फा क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के फैक्टर्स लिखे थे। क्या क्या होते हैं वो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी लिखना पड़ेगा आपको, और क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये लिखना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आपको पता है कितना है वो 7, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाली 39, माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही था, कितना है वो 5। तो यहां से आपको कितना पता चला, कितना रिजल्ट आ रहा है 7 × 34 जो कि 238 के बराबर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख रहा है क्या कहीं परफेक्ट स्क्वायर से जनरेट होने वाला, मतलब अगर आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये सारी टर्म्स आएंगी। ठीक है, क्या आएगा आपके पास, इसको मैं x लिख देता हूं, इस पूरे को मैंने x मान के x लिख दिया, पूरा लिखने की जगह मैं x मान लेता हूं, +2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स क्या आएगा, आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब देख लो आप एक बार, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा बीटा गामा स्क्वायर अल्फा और बीटा अल्फा स्क्वायर गामा, ये आएगा। तो x + 2 टाइम्स, यहां से क्या कॉमन निकला, अल्फा बीटा गामा, बाकी बचा आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये वैल्यू कितनी है,
ये वैल्यू अगर ब्रैकेट के अंदर वाली कहें अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, तो ये थी 5 का स्क्वायर आपके पास कितना हो गया 25 माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा गामा, जो प्रोडक्ट है कितना था 11, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां से 7, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी x के बराबर। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या करना है, आप जरा सा अगर देखो एलसीएम लेने के लिए, तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा -1 डिवाइडेड बाई बीटा गामा। अगले वाले में भी फिर वैसे ही है, अल्फा बीटा गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा अल्फा। फिर अगले वाले में क्या है, अल्फा बीटा गामा -1 डिवाइडेड बाई गामा, सॉरी अल्फा बीटा था यहाँ पे, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी अल्फा बीटा गामा -1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे कितना बचा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी लिख ही लेते हैं, अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर, यही बचा। अब अल्फा बीटा गामा आपको पता है 11 के बराबर, रख दो, आपके पास ये भी आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर आप ये चीजें लिख पाते हैं, ठीक है, अगर आपको इसमें दिक्कत हुई है तो एक बार फिर से मैंने किस तरीके से यहाँ पे लिखा है इसको रिवाइंड करके देखिएगा। ठीक है, बाकी उसके बाद का क्वेश्चन तो ऐसा कुछ खास है नहीं, ये चीजें तो आप 8-9th क्लास से ही करते आ रहे हो। तो नेक्स्ट देखिए, आपके पास फिर से 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप दोनों को कर सकते हैं। आप दोनों के लिए वीडियो पॉज कीजिए और दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है क्वेश्चन, आपको कई लोगों को इसमें डाउट हो रहा होगा। सबसे पहले तो समेशन में मैं उस चीज को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि समेशन का मतलब क्या है। यहाँ पे समेशन का यहाँ पे मतलब है इस तरीके की जितनी भी टर्म्स आप बना सकते हैं सब बना के लिख दीजिए। क्या बना सकते हैं, अल्फा बीटा से आपने ये टर्म बनाई थी, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने ये टर्म बनाई है वैसे ही और भी टर्म्स कुछ पॉसिबल होंगी, वो सारी टर्म्स आप लिख दीजिए और उनके बीच समेशन कहा गया है तो एडिशन का साइन लगा दीजिए। क्या मतलब हुआ, जैसे एक टर्म आपने लिखी अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, तो और क्या बन सकता है ऐसा, और ऐसा हो सकता था कि अल्फा और गामा से बना लें। यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट में अल्फा बीटा यूज किया है, सिमिलर टर्म कब बनेगी, जब मैं अल्फा गामा यूज कर लूं, तो अल्फा बाई गामा और प्लस गामा बाई अल्फा, और प्लस इसी तरीके से क्या यूज कर सकते हैं, बीटा और गामा का कॉम्बिनेशन ले लें, तो बीटा बाई गामा प्लस गामा बाई बीटा, ये आपका हो सकता है। अच्छा, अब इसका क्या करें अपन, तो अब देखो आपको ये मतलब ऐसा था कि एक ब्रैकेट आपने ये बनाया, फिर सिमिलर ब्रैकेट आपने ऐसा बनाया और एक तीसरा ब्रैकेट आपने ऐसा बनाया। आपको चूंकि समेशन कहा गया तो आपने तीनों ब्रैकेट्स का क्या किया, एडिशन कर दिया। ठीक है, मतलब जैसा ये टर्म है वैसे और कितने टर्म्स बन सकते हैं वो सारे लिख लो और उनके बीच एडिशन का साइन लगा दो और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा कि भाई अगर मैं ऐसे करने जाता हूं तो फंस जाऊंगा कि मैं इसी ब्रैकेट में एलसीएम लूं, इस ब्रैकेट में एलसीएम लूं, इस ब्रैकेट में एलसीएम लूं, तो आपको दिखेगा कि शायद अपन फंस जाएंगे। तो फिर क्या करें, अपन ये कर सकते हैं कि यहां पे देखें, अपन डिनोमिनेटर इन दो का सेम है ना, इनको क्लब कर लें एक साथ अगर, तो अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, फिर इसी तरीके से बीटा प्लस गामा बाई अल्फा, और इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा बाई गामा, ये तो लिख सकते हैं। फिर मुझे क्या ऑब्जर्व होगा, मुझे ऑब्जर्व होगा यहां से रिजल्ट्स मुझे उठाने हैं। इनमें अगर आप देखो क्या क्या मैं लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं क्या कि सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिस वाज इक्वल टू, क्या करोगे आप, यहां से एक स्टेप नीचे जाओगे, मतलब एक स्टेप नीचे जाने का मतलब है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खोजना। कई बार ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्रेजेंट ही नहीं होता है और आप वो जस्ट एक स्टेप नीचे गए तो अगला टर्म आपने लिख दिया। भाई वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वहां प्रेजेंट ही नहीं था तो क्यों लिख दिया, वो मान लीजिए एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पे एक्स लिखा होता तब तो दिक्कत हो जाती ना। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक स्टेप नीचे जाने का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खोजना है। एक्स स्क्वायर का आपने कोफिशिएंट देखा यहाँ पे, आपको कितना दिख रहा है 1, तो आप क्या लिखोगे 1, डिवीजन में क्या लगाओगे लीडिंग कोफिशिएंट 2, आगे क्या करते हो माइनस साइन। ठीक है, फिर आप क्या करोगे पेयर वाइज समेशन ओवर अल्फा बीटा, इसमें क्या करोगे आप 2 स्टेप नीचे जाओगे। अब जब आप 2 स्टेप नीचे जाओगे तो आप कितने लोग ऐसा सोचते हैं कि -7 आएगा, नहीं, 2 स्टेप नीचे जाओगे तो x क्यूब से 2 स्टेप नीचे मतलब x की पावर 1 का कोफिशिएंट, और x की पावर 1 का कोफिशिएंट यहां पे कितना है 0 है, तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट अगर 0 है तो इसका मतलब यहां पे रिजल्ट भी क्या हो जाएगा 0। और इसी तरीके से कहें हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, वो कितना होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 3 स्टेप नीचे जाएंगे, आपको क्या दिखाई देगा -7 डिवाइडेड बाई लीडिंग कोफिशिएंट और क्या लगाते हैं यहाँ -1 की पावर 3, यही लगाते हैं।
तो आपके पास ये कितना आ गया 7/2, सही है ना। हाँ, तो अल्फा प्लस गामा बाई बीटा, अब ये टर्म दिख रही है, क्या करें इसका, इसमें अपन क्या चीज यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी दिखने लगे। ठीक है, उसके बारे में सोचो कि भाई यहां पे हम क्या यूज करें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि अल्फा प्लस गामा की जगह आप रख सकते थे ना -12 माइनस बीटा। इससे बेनिफिट होगा, क्या बेनिफिट होगा, -12 माइनस बीटा बाई बीटा, प्लस यहां पे आपके पास होगा फिर से -12 माइनस अल्फा बाई अल्फा, और फिर ऐसे ही -12 माइनस गामा बाई गामा। ये होगा, ये कितना आ जाएगा आपका, आप देखो, आप अब स्प्लिट कर लो, ये चीज आप समझते हो, -1/2 डिवाइडेड बाई बीटा, माइनस बीटा बाई बीटा, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं इसको, स्प्लिट कर लिया, -1/2 डिवाइडेड बाई बीटा माइनस बीटा बाई बीटा, सेम चीज लिखी है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप यहां पे क्या लिखोगे, -1/2 अल्फा माइनस अल्फा बाई अल्फा, और फिर ऐसे ही लिखोगे आप -1/2 गामा माइनस गामा बाई गामा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से आपके पास -1 कितना हो गया, -3 हो गया, -1/2 कॉमन लिया, आपके पास बचा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। जरा बताइए इसके लिए क्या कर देंगे, एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, है ना। तो कितना आएगा, -3 -12, आप देखो एलसीएम लोगे, समेशन अल्फा बीटा ऊपर, नीचे कितना अल्फा बीटा गामा, समेशन अल्फा बीटा, लेकिन सर जी बताया था आपने कितना है 0, तो इसका मतलब ये 0 के बराबर होगा, और इसका मतलब आंसर कितना आ गया इसका -3। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल, अगर आपको ये चीजें पता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बस मुझे यहां पे बेसिकली थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट यूज करना था, डायरेक्टली हमें नहीं दिखा, लेकिन थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेशन कर लें तो हमारी कैलकुलेशंस काफी इजी हो गई। तो इस तरीके की चीजें आपको यूज करनी पड़ेंगी, ऐसे अप्रोचेस आपको यूज करने पड़ेंगे, सो दैट आप कैलकुलेशन अगर कहीं दिख रही है तो आप उसे कम कर पाएं। ऐसे मौकों पे आप देखेंगे ज्यादातर सिचुएशंस में क्या होगा, जैसे यहाँ पे समेशन और अल्फा बीटा 0 दिया गया है, कभी सम ऑफ रूट्स 0 दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस में इस तरीके के मैनिपुलेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और काफी रिलेवेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बार हमें इनका यूज करना पड़ता है। ठीक है, खैर इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है x³ मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, x³ माइनस ये इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, और हमें एक इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या हों, 2 अल्फा प्लस 1, 2 बीटा प्लस 1, 2 गामा प्लस 1। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में भी इस तरीके की चीजें की ही हैं। ठीक है, लेकिन अब क्वाड्रेटिक के लिए अगर हम देखें तो वहां तो 2 ही चीजें देखनी थी भाई, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। यहां पे तो हमें और भी चीजें देखनी पड़ेंगी, और भी चीजें निकालनी पड़ेंगी कोफिशिएंट्स निकालने के लिए, तो इतना तो नहीं करने जाएंगे। आप सोचो 4 डिग्री का हो, फिर क्या होगा, फिर तो हम करते ही रहेंगे सारे कैलकुलेशंस, है ना। तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो आपको इसी के लिए बोला गया था वो सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वाली थियरी। आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ी हुई है, आप उसको उससे जाकर के एक बार उसके पेज पलट के उसका प्रोसेस देख लीजिए कि क्या था वहां पे, अगर आपको सही से याद नहीं है तो। ठीक है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कंटिन्यू करिए वीडियो में। क्या कहा जा रहा है कि सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज यहां पे आप यूज कर सकते हैं, और मैंने वहां पे बोला भी था कि ये थियरी अभी क्वाड्रेटिक में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं लगती, लेकिन जब हम हायर पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो ये थियरी काफी रिलेवेंट हो जाती है, काफी अपने लिए बेनिफिशियल हो जाती है। ठीक है, क्या करते थे उस थियरी में, इक्वेशन निकालने के लिए पहले तो अपन ये देखते थे कि भाई जैसा अल्फा में चेंज है वैसा ही बीटा में चेंज है, वैसा ही गामा में चेंज है, वो थियरी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी। अगर ऐसा हो जाता है, एक 2 अल्फा प्लस 1 लिखा है, दूसरा 3 बीटा प्लस 2 लिखा है, चौथा मतलब थर्ड वाला जो है कुछ 5 बीटा प्लस 7 लिखा है, कुछ भी अपने मन से लिखते जा रहे हैं, तब वो थ्योरी नहीं यूज करेंगे, है ना। अपन कब यूज करेंगे, जैसा चेंज सिमेट्रिक चेंजेस, मतलब जैसा अल्फा में चेंज है वैसा ही बीटा में चेंज है और वैसा ही गामा में चेंज है, तभी वो थ्योरी हम केवल यूज कर पाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने के लिए करते क्या थे अपन, ये करते थे कि जो ये टर्म है, जो नया रूट बना रहे हैं, वो नए रूट को x मान लो, मान लिया। ठीक है, अल्फा को लिख दो x के टर्म्स में, लिख लिया। फिर क्या बोलते थे कि भाई अल्फा की खासियत क्या थी, अल्फा इसको सेटिस्फाई करता था, सो अल्फा क्यूब माइनस 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 अल्फा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बात ठीक थी। तो आप क्या बोलते थे कि इसका मतलब ये अल्फा जो है यहां से इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो आप इसको सेटिस्फाई करा दो, क्या बनेगा x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1/2 का होल क्यूब
-6x-1/2 का होल स्क्वायर प्लस 10x-1/2 और -3 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, बस इतना ही आपको करना पड़ा। अब आप चाहो इसको थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर लो, इसमें कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। तो सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन जब हमारे हायर डिग्री में इस तरीके के चेंजेस लाने होते हैं तो बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कुछ और भी क्वेश्चंस लेते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, कैसे करना है ये आपको डिसाइड करना है। और अल्फा बीटा गामा रूट्स दिए गए हैं x³ + qx + r = 0 के। ठीक है, तो जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल काफी अच्छी होंगी वो लोगों को यहीं पे आधी बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, और देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा + बीटा, बीटा + गामा, गामा + अल्फा। फर्स्ट केस, सेकंड केस अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा, थर्ड केस इज α² β² γ² एंड फोर्थ केस α³ β³ एंड γ³। ऑब्जर्वेशन स्किल से मेरा मतलब ये था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली है, अगर वो बात आपने ध्यान रखी होगी तो आपको आसानी से ये क्वेश्चन चमक जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें बहुत इजीली दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जैसे ही आप इक्वेशन को देखोगे वैसे ही। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। सॉल्यूशन कैसे करना है, आपको सबसे पहले ये देखना था कि x³ + qx + r। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है x² वगैरह के कोफिशिएंट नहीं होते हैं। जितने लोगों ने ध्यान दिया बहुत अच्छी चीज है, ये काफी आपको काम आएगी, थोड़ा सा आपका टाइम बचा देगा कई बार। ठीक है, तो x³ + qx + r = 0। इसके लिए आपको पता चला कि x² का कोफिशिएंट 0 है। अगर x² का कोफिशिएंट 0 है तो कोफिशिएंट और रूट्स में क्या रिलेशन होगा, x³ + qx + r = 0 के रूट्स हैं आपके पास अल्फा बीटा एंड गामा। तो सम ऑफ रूट्स को आप क्या बोलोगे, x² का कोफिशिएंट 0 बोलोगे ना। तो सम ऑफ रूट्स आपका 0 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते, मतलब पेयर वाइज प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं। कितना आएगा, 2 स्टेप नीचे जाना है, मतलब x का कोफिशिएंट खोजना है, q/1 लीडिंग कोफिशिएंट, और आगे प्लस साइन रहता है तो प्लस ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा गामा प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट होगा आपका -1⁻³ और यहां पे क्या आएगा r/1। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले इतनी बातें लिख ली। अब इतनी बातें करने के बाद अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट की बात करें, क्या कहा है। फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या हो, अल्फा + बीटा, बीटा + गामा, गामा + अल्फा। तो अब जरा देख के बताइए क्या करना चाहिए। अल्फा + बीटा हमारा माइनस गामा है ना, तो अल्फा + बीटा को सीधा लिख दीजिए ना माइनस गामा, इसको लिख दीजिए माइनस अल्फा और इसको लिख दीजिए माइनस बीटा। तो मतलब क्या था कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा गामा थे। तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, ये नहीं, ये जब करेंगे तब तो अपन फंस जाएंगे। माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो। अब आपको बात क्लियर हुई कि हमें इक्वेशन एक दी गई है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, हमें एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो जाएं, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा हो जाए। क्या करते हैं सर, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाते हैं, अभी हमने लगाया तो था, तो लगा दीजिए फिर से। नए वाले रूट को आप x मान लो और अल्फा की वैल्यू निकाल लो -x, तो अल्फा आपका -x आ गया। अल्फा की क्या खास बात थी, इसको सेटिस्फाई करता था, तो α³ + q अल्फा + r = 0 होता था। तो अल्फा की जगह क्या रख दूं अब मैं, -x, तो -x³ - qx + r = 0। दैट मींस कि x³ + qx - r = 0 विल बी आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरीके के चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऑब्जर्व करने की। हाँ, कुछ एक टर्म मिसिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बच जाती है। प्लीज कृपया इसका ध्यान रखें आप। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट आपका क्या है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब आप फिर से देख सकते थे, कुछ क्या देख सकते थे, आप चाहो तो कर सकते हो वैसे, मतलब पूरा प्रोसेस से कि सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, पेयर वाइज प्रोडक्ट कितना आ रहा है, कर सकते थे आप। लेकिन क्या करोगे आप लगाओगे क्या, सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों, क्योंकि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू बस कुल मिला के कितनी थी, -r। तो हम कह सकते हैं कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा चाहिए, तो अल्फा बीटा को आप क्या बोलेंगे, -r/गामा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, -r/गामा। फिर यहां पे क्या बन जाएगा, -r/अल्फा। फिर यहां पे क्या बन जाएगा, -r/बीटा। सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, अल्फा बीटा गामा से अब आपको क्या चाहिए, -r/अल्फा -r/बीटा -r/गामा। ठीक ठाक लग रहा है,
सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करना पड़ेगा, जो नया वाला रूट है उसको x मानना पड़ेगा। तो नया वाला रूट आपका क्या है, माइनस आर बाई अल्फा है, उसको आपने मान लिया x, तो आपका अल्फा निकल के आ गया। अल्फा निकल करके कितना आया आपका, माइनस आर बाई एक्स, ये निकल करके आया। फिर अल्फा की खासियत क्या थी, इसको सेटिस्फाई करता था, किसको यार, इसको, ठीक है। तो अल्फा क्यू प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0। तो अल्फा की जगह ये रख दीजिए, बस इतना ही काम है आपका। माइनस आर बाई एक्स का होल क्यूब माइनस क्यू आर बाई एक्स और प्लस आर इक्वल टू 0। अब ये दिक्कत हो गई, डिनोमिनेटर में x आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक्स क्यूब एलसीएम ले लो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद माइनस आर क्यूब और माइनस क्यू आर एक्स स्क्वायर और प्लस साथ में आपको दिख जाएगा r इंटू एक्स क्यूब, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। तो बोलिए सेकंड पार्ट का आंसर आपके पास आ गया कि नहीं आ गया, हो गया। तो थर्ड पार्ट पे स्टार्ट करते हैं, जनता की भारी डिमांड पे कि बिना सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के कैसे बनाएंगे, मैं वो भी कर देता हूं एक बार। आपको सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के बिना अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए कि भाई अगर एक क्यूबिक ही बनानी है हमें और उस क्यूबिक में सम ऑफ रूट चाहिए होगा, मतलब क्यूबिक अगर आपको बनानी है तो क्यूबिक में आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, आपको चाहिए एक्स का कोफिशिएंट, आपको चाहिए कांस्टेंट टर्म, इतना ही चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं एक बार को इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर के लिए। इसको हम सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से भी करेंगे और बिना सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के भी करेंगे। तो आप देखिए, अगर आपको चाहिए क्या होगा, पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के तौर पे क्या आएगा आपका, सम ऑफ रूट्स और इनटू एक माइनस साइन, सब भाई यही आएगा ना। अगर मैं कहूं कि लीडिंग कोफिशिएंट को मैं 1 रखना चाहता हूं, ठीक है, लीडिंग कोफिशिएंट को 1 रखना चाहता हूं, तो मेरे पास सम ऑफ रूट्स की बात कर लेता हूं मैं पहले, ज्यादा कुछ कहने के, कि सम ऑफ रूट्स कितना है। सम ऑफ रूट्स आपका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अल्फा बीटा इसी तरीके का एक टर्म बीटा गामा, इसी तरीके का एक टर्म गामा अल्फा, बीच में समेशन ये लिखा हुआ है समेशन, तो हम बीच में क्या लगा देंगे, एडिशन। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 माइनस 2 टाइम्स समेशन अल्फा बीटा कितना है, क्यू, तो ये कितना आ गया, माइनस 2q के बराबर। तो सम ऑफ रूट्स कितना हो रहा है, माइनस 2q हो रहा है। अच्छा, अब पेयर वाइज प्रोडक्ट चाहिए होगा, ठीक है, सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट, ठीक है। तो पेयर वाइज प्रोडक्ट क्या बनेगा, पेयर वाइज प्रोडक्ट आपका बनेगा दो का सम मल्टीप्लीकेशन करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। सॉरी, ये मैंने क्या किया, करने की जरूरत नहीं थी, मुझे डायरेक्टली करना चाहिए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स, ठीक है। अभी तो निकाला था ना ये, अल्फा बीटा गामा कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है आपका, 0 है, तो आपकी ये टर्म कितनी हो चुकी है, पूरी 0 लिखी है। और ये टर्म क्या है आपकी, ये लिखा था q का स्क्वायर, तो आपके पास सम ऑफ पेयर वाइज प्रोडक्ट कितना आ गया, q स्क्वायर। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक और चीज, वो क्या है भाई, तीन चीजें ही थी ना, तो 3 चीजों में से एक ले लिया सम ऑफ रूट, 2 ले लिया पेयर वाइज, फिर उसके बाद क्या बचेगा, 3 का तो एक ही बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ठीक है। अल्फा बीटा गामा हमारा कितना है, माइनस आर, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, आर स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो इक्वेशन यही लिखेंगे जैसे हम क्वाड्रेटिक में लिखते थे, उसी तरीके से क्यूबिक में लिखेंगे। क्यूबिक में क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फिर प्लस, क्या लिखेंगे, पेयर वाइज, ठीक है, पेयर वाइज सम और इनटू एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यही लिखेंगे जैसा क्वाड्रेटिक में था उसी तरीके से क्यूबिक में है। आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहां पे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाने होंगे,
यहाँ नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर क्या रहेगा निगेटिव। तो इस ऑर्डर में हम साइन रख देंगे। अब देखिए आपको सारी चीजें तो निकाल के दे दी गई, आपको रखना ही है बस एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ रूट्स के तौर पे क्या है आपका -2q, तो वैल्यू कितनी हो गई 2qx² प्लस पेयर वाइज प्रोडक्ट्स q² दिख रहा है तो q² इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट कितना दिख रहा है r², तो ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो हमने कैसे निकाला, हमने निकाला ये पूरा कैलकुलेशन करके, हर एक स्टेप हमने चेक किया क्या क्या इक्वेशंस में बन सकता है और सारे टर्म्स हमने यहां पे लिख दिए। ठीक है, अब हम बिना इसके करते हैं सीधा सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो क्या होगा, अब यहां पे आप थोड़ा सा एक जगह पे फंसोगे कि अल्फा स्क्वायर को आपको क्या करना था, x मानना था। अल्फा कितना आ जाएगा आपका, अल्फा आएगा आपका ±√x, ध्यान है ना, अल्फा की वैल्यू √x नहीं होगी, अल्फा की वैल्यू ±√x होगी। ठीक, अब अल्फा अगर ±√x है तो वो अल्फा की क्या खासियत थी कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करता था, रख दो उठा करके, ±√x रेज टू पावर 3 प्लस q ±√x प्लस r इज इक्वल टू 0, है ना। क्या बना यहां से आपके पास आ गया, आप अगर कहना चाहें तो ±√x का पावर 3 है और प्लस माइनस एक और है। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, हमें मेन दिक्कत किससे हो रही है, स्क्वायर करना ही पड़ेगा तभी हम अंडर रूट से फ्री हो पाएंगे। तो अपन एक काम करते हैं, हम लोग सीधा स्क्वायर करते हैं एक बार को टर्म्स लिख करके, +-x की पावर 3/2 लिखा है, +-qx की पावर ½ लिखा है और प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, आप सोचो अगर आप डायरेक्टली यहां पे स्क्वायर करोगे तो काम नहीं चलेगा, तब भी ऐसी फ्रैक्शनल पावर्स आपकी क्रिएट होती रहेंगी और फ्रैक्शनल पावर्स से हमें दिक्कत है। हमें कैसा चाहिए था, हमें तो क्यूबिक ही चाहिए भाई। 3 रूट्स अगर दिए गए हैं तो हमें क्यूबिक ही बनानी है, तो अल्टीमेटली इसको हमें क्यूबिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब इसको क्यूबिक में कन्वर्ट कैसे करें, तो जिन टर्म से दिक्कत है अब ये जो बात है ये आपकी थ्रू आउट मैथमेटिक्स काम देने वाली बात है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन टर्म से दिक्कत है उनको इक्वेशन मतलब इक्वालिटी के एक साइड रखो, जिससे नहीं दिक्कत है उसको दूसरी साइड ले जाओ और होल स्क्वायर कर दो या होल क्यूब कभी करना पड़े कर दो। तो आप देखो यहां पे क्या बनेगा, आप करोगे +-x की पावर 3/2 +-qx की पावर ½ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, इज इक्वल टू आपके पास आएगा r²। ठीक है, अब जब आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या क्या टर्म बनेगी, तो आप इसका होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर कितना आएगा आपका होल स्क्वायर आएगा x³ और प्लस साथ में आपका हो जाएगा q²x और प्लस साथ में आपके पास टर्म होगी 2 टाइम्स, है ना, 2 टाइम्स आपके पास आ जाएगा q और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से x² इज इक्वल टू r²। ठीक है, तो ये हमारे पास यही इक्वेशन फिर से बन करके आ गई, x³ प्लस यहाँ पे 2 था 2qx² प्लस q²x माइनस r² इक्वल टू 0। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों ही मेथड्स हैं हमारे पास। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या समझाना चाह रहा था, ये तो आपको अदर मेथड दिया, इसमें एक बात इंपॉर्टेंट थी, कौन सी, कि जब हम इस तरीके का चेंज कर रहे हैं, हमें कुछ टर्म्स को हटाना है, कुछ फ्रैक्शनल पावर्स को हटाना है, तो जिन फ्रैक्शनल पावर से हमें दिक्कत है उनको एक साइड ले आइए इक्वलिटी के, बाकी टर्म्स को दूसरी साइड ले जाइए और होल स्क्वायर होल क्यूब जो करना है वो कीजिए। ठीक है, वहां से एलिमिनेशन आपका पॉसिबल होगा, ये फ्रैक्शनल पावर्स हट गई और जो क्यूबिक हमें रिक्वायर्ड था वो हमारे पास आ गया है। तो जो फोर्थ पार्ट है हमारा वो क्या है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। इसको भी आप सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से करिए, क्या करेंगे, नए रूट को x माना, अल्फा इज इक्वल टू x की पावर 1/3 और अल्फा की क्या खासियत है, अल्फा की खासियत है x अल्फा क्यूब प्लस q अल्फा प्लस r इक्वल टू 0। ये यहाँ क्यों पुट कर दिया आपने, कितना आ गया x प्लस कितना बना q x की पावर 1/3 प्लस r इक्वल टू 0। ठीक है, किससे दिक्कत थी आपको, इससे, तो इसको एक साइड रखिए, x प्लस r को एक साइड माइनस qx की पावर 1/3 को एक साइड। अब क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शनल पावर हटाने के लिए क्यूब कर दो, x³ प्लस r³ प्लस 3rx इंटू r प्लस x इज इक्वल टू -q³ तो यहां से आपके पास आ गया x³ प्लस r³ प्लस 3r² प्लस 3rx² प्लस q³ इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका इक्वेशन हो गया जो कि रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, x रेज टू पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 के रूट से हमारे पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा और हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पॉज करके आप उससे ट्राई कीजिए इसका किस तरीके से सोल्यूशन आएगा। ठीक,
आप सबसे पहले देखें तो क्या होगा, अल्फा की पावर 4, बीटा की पावर 4, गामा की पावर 4 और डेल्टा की पावर 4 से आपको दिक्कत है। मैं सोल्यूशन पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। अगर यही अल्फा प्लस 4, बीटा प्लस 4, गामा प्लस 4, डेल्टा प्लस 4 होता तो आप क्या करते हो, आप वही जो ये वाला कंसेप्ट था आपका, सीधा लिख दो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा। सेकेंड पॉइंट जो हमने इस थ्योरी में, मतलब सॉरी बल्कि सेकंड भी नहीं, फर्स्ट पॉइंट जो हमने इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में कवर किया है, उसी पॉइंट का आप यूज करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। जैसे क्वाड्रेटिक के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम लिख देते थे a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत थी, क्या, ये 4 4 है और फैक्टर्स भी ऐसे नहीं बन जा रहे। मान लो -4 रहता तो फिर भी फैक्टर बन जाते, है ना। तो अब क्या करें, अगर आपको इसमें दिक्कत हुई माइनस वाली बात समझने में, तो क्वाड्रेटिक में हमने इससे रिलेटेड एग्जांपल किया है, आप एक बार को कर देख लीजिएगा। उसमें हमने 25 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 25 माइनस बीटा स्क्वायर निकाला है। उसके दो फैक्टर्स बना दिए हैं हमने, 5 माइनस अल्फा 5 प्लस बीटा, और वहां से हमारे पास आंसर निकल आया है, ठीक है। तो आपको एक बार अगर दिक्कत हुई तो उसको रिफर कर लीजिए। फिर क्या है, अब यहां पे हमारे पास प्रॉब्लम है, इसके ना तो फैक्टर हो रहे हैं और नहीं तो पावर इतना बड़ा दे दिया गया। अब इतना बड़ा पावर कैसे, क्या क्या करें, तो अब आप देखो इसको हटाने का कोशिश करो, कैसे हटाएंगे। तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करता है, तो अल्फा की पावर 4 माइनस 3 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू 0। ये बात बहुत काम की थी ना, हमने कहा था कि रूट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, बहुत काम की बात है। तो अब इससे क्या हुआ, अल्फा की पावर 4 को आप लिख सकते हो ना 3 अल्फा माइनस 7, तो आप लिख दो यहाँ पे 3 अल्फा माइनस 7 प्लस 4। इसी तरीके से सेम बीटा में, सेम गामा में, सेम डेल्टा में। सो इट विल बी इक्वल टू 3 कितनी बार बाहर निकलेगा, चारों ब्रैकेट से 81। यहाँ पे आएगा आपका अल्फा -1, यहाँ पे आएगा बीटा -1, यहाँ आएगा आपका गामा -1 और यहाँ आएगा आपका डेल्टा -1, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत। 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा और 1 माइनस डेल्टा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं आप, अपन बोलेंगे कि ये जो x की पावर 4 माइनस 3x प्लस 7 है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू लीडिंग कोफिशिएंट बराबर किया 1 और चारों रूट्स लिख दिए, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा लिख दिया। अब क्या करना था हमें, आप देख सकते हो 1 हर एक रूट के साथ प्रेजेंट है, तो हम x की जगह पे हाँ 1 रखते हैं। तो x इक्वल टू 1 रख दिया हमने, x इक्वल टू 1 रखा तो कितना आया, 8 माइनस 3 5 आ गया, क्या 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस बीटा, 1 माइनस गामा, 1 माइनस डेल्टा। तो आप 5 को उठाइए यहां रख दीजिए, आंसर कितना हो गया आपका 405, ठीक है। तो बस यही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या स्टेट कर रहा है, ax क्यूब माइनस bx स्क्वायर माइनस cx प्लस डी इक्वल टू 0। ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है और इसके रूट्स कैसे हैं, एपी में है। थोड़ा बहुत एपी के बारे में तो सबने जानते ही हो, एपी का मतलब क्या होता है, बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसके रूट्स को मतलब अल्फा बीटा गामा बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। यही इसका मतलब है, अल्फा बीटा गामा का रूट्स हैं तो गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। जिनको एपी के बारे में नहीं पता वो यही मान लें कि अल्फा बीटा गामा आर 3 रूट्स सच दैट गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, ठीक। और कहा जा रहा है कि देन फाइंड कंडीशन ऑन एबीसीडी, मतलब एबी ऐसा कब हो पाएगा, एबीसीडी में आपस में क्या कनेक्शन हो कि हम ऐसा बोल पाएंगे, ठीक है। और हमें ऑफ कोर्स दिया गया है कि एबीसीडी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, ठीक। तो कैसे करना होगा, आप सबसे पहले इसको क्या करोगे, इसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो ना। सबसे पहले तो इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मिडिल टर्म मतलब 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। आपने सबसे पहले यही लिख लिया, ठीक है, अल्फा प्लस गामा, ठीक। अब ये बात जो आगे की है, ये बात आपकी थ्रू आउट फिर से ऐसी है जो कि मैथमेटिक्स में काम आएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत काम आएगी। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व कर दोगे, पैराबोला के भी, ठीक है। क्या है, अपन ये बोल रहे हैं कि जब भी आपको क्यूबिक में मतलब थ्योरी ऑफ इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होगी, मैंने पहले ही बोला था आपको कोऑर्डिनेट्स में, तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा इस तरीके का कोई रिजल्ट दिखा तो आप ट्राई करो कि इसका सिमेट्रिक रिलेशन बना लें। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है भाई, हमें क्या पता है, हमें पता होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हमें पता होता है अल्फा मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सभी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन ही है ना। जैसा अल्फा बीटा में टर्म लिखा है वैसा ही गामा में लिखा है, जैसा अल्फा में वैसा ही बीटा में वैसा ही गामा में, ठीक। तो आप ट्राई
ट्राई करो कि इससे मैं एक ऐसा रिलेशन बना लूं जो थोड़ा सिमेट्रिक टाइप का दिखे और जो हमारी नोन इन्फॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग कुछ यूज किया जा सके। जैसे आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा कितना होता था, b/a होता था। अगर आप कह लो कि अल्फा प्लस गामा मेरा 2 बीटा है, इस रिलेशन को अगर मैं यूज कर लूं, अल्फा प्लस गामा मेरा 2 बीटा है, तो 3 बीटा विल बी इक्वल टू b/a, और इसलिए बीटा की वैल्यू कितनी होगी, b/3a। अब बीटा इक्वल टू b/3a की क्या खास बात हुई कि ये बीटा जो था आपका वैल्यू निकल करके आ गया। मतलब ये बीटा क्या है, बीटा आपका एक रूट है, बीटा आपका एक रूट है ना। अच्छा, अगर रूट है तो ये अब फिर से एक ऐसी बात है जो कि आपकी काफी काम की आने वाली है। क्या है कि अगर आप कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, कंडीशन निकाल रहे हो और आपके पास थ्योरी ऑफ इक्वेशन का यूज करना है आपको, और आपका एक रूट निकल करके बाहर आ गया, जैसे बीटा, देखिए बीटा आपका ए बी के टर्म्स में आ गया ना, अल्फा गामा के टर्म्स में आता तब नहीं उतने काम का था, लेकिन बीटा हमारा ए बी सी डी के टर्म्स में आ गया। तो अगर एक रूट आपका कोफिशिएंट के टर्म्स में निकल करके बाहर आ जाए, ठीक है, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट टर्म्स बीटा के बाहर निकल, मतलब कांस्टेंट ना कहो, बीटा कोफिशिएंट के टर्म्स में बाहर निकल करके आ जाए, तो आप क्या करें, ये हमेशा करिए कि ये जैसे ये हमारे पास कुछ आया है, इसको, ये चीज इसको सेटिस्फाई करेगी ही करेगी। भाई बीटा है ना, बीटा उसका रूट था, तो बीटा अगर उसका रूट था, इसका मतलब क्या हुआ कि b/3a शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो b/3a को आप वहां पे रख दो कि b/3a इसको सेटिस्फाई करता है, और अगर b/3 इसको सेटिस्फाई करता है तो कंडीशन क्या बनेगी, b³/27a³ माइनस b टाइम्स b²/9a² माइनस c टाइम्स b/3a प्लस d = 0, है ना। अब यहां से क्या आ गया, आप चाहो तो एलसीएम वगैरह निकाल लो और इसको सिंप्लीफाई करके एबीसीडी में आप रिलेशन निकाल सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें दो हैं। क्या क्या है इस क्वेश्चन में, एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको हम अपने सिमेट्रिक रिलेशंस के साथ यूज करें। सिमेट्रिक रिलेशंस मतलब वही कोफिशिएंट्स का सम और रूट्स का सम और कोफिशिएंट्स में रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, पेयर वाइज प्रोडक्ट, उनमें क्या रिलेशन थे, उन सबको हम यूज करें इस इंफॉर्मेशन के साथ। और क्या किया हमने, अगर दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट थी, अगर गलती से भी हमारा रूट एक निकल करके बाहर आ जाए, जैसे बीटा हमारा बाहर निकल करके आ गया, बीटा हमारा अल्फा गामा के टर्म्स में आता, बिल्कुल काम का नहीं था, वो बेकार है, लेकिन बीटा हमारा अभी फिलहाल ए बी के टर्म्स में है, जो कि क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर कोफिशिएंट के टर्म्स में आ जाए, या फिर ऐसा हो जाए कभी बीटा = 1 निकल करके आ गया, तो आप क्या करिए, वो रूट आपको पता चल गया, और रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये बात फिर से इंपॉर्टेंट है। तो b/3a उसको सेटिस्फाई कर देगा, तो यहां से हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। आपका टारगेट क्या था, आपका टारगेट था कि एबीसीडी में रिलेशन मिल जाए, तो एबीसीडी में एक का आपको एक्सप्रेशन मिल जा रहा है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और भी मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे क्वाड्रेटिक रिलेशन से रिलेटेड। थैंक यू ऑल। टॉपिक आपका पूरा एंड हो चुका है। आपको मैक्सिमम क्या करना है, अब सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस और ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम चैप्टर को एंड करते हैं।